चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रही होगी। तो जैसा कि आप लोग करेंट अफेयर्स का सेशन कर रहे थे, हम लोग करेंट अफेयर्स के सेशन को आज पुनः आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और आशा करेंगे कि यह जो प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, अभी लगातार एग्जाम जो चल रहा है उसमें रामबाण साबित होगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सीडीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा फॉरेस्ट रेंजर का जो बहाली आने वाला था उसका भी एग्जाम जो है 18 अगस्त को शुरू होने वाला है। ठीक है, 18 अगस्त को होगा और 11 अगस्त तक जो है उसका फॉर्म भराएगा। फॉरेस्ट रेंजर की जो वैकेंसी है झारखंड में पहली बार आई है। तो ये तमाम एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का सेशन आप बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको यह सेशन कैसा लगता है और आप ये सेशन को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हम तमाम टीमों को मोटिवेट करता रहता है। इसके अलावे बहुत ही प्यार और सहयोग पिछले सभी सेशन में हमको मिला है, तो आशा करते हैं कि आगे भी यही सहयोग बरकरार रहेगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। आपके पास विकल्प है स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, कृषि गतिविधि को बढ़ावा देना और युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डी, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि क्या बातें इसके अंतर्गत की गई है। तो देखिए, युवाओं में बेरोजगारी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं में बेरोजगारी को दूर करना। इस योजना का उद्देश्य मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके युवा व्यक्तियों को आवश्यक कौशल से लैस करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, बेरोजगारी को दूर करना है और कौशल विकास के माध्यम से, ठीक है, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। 5500 करोड़ के प्रावधान के साथ यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मासिक वजीफा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है प्रत्येक महीने जो है सहयोग राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा, डीबीटी आप लोग जानते हैं, जो किसी लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है किसी भी योजना में, ठीक है, तो उसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी जो बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा कर दिया जाता है, बीच में कोई भी एजेंट की जरूरत इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा, डीबीटी के माध्यम से होगा। इसमें महाराष्ट्र में सरकारी और निजी क्षेत्रों के दोनों उद्योगों की भागीदारी शामिल है। और याद रखिएगा, इसमें सरकारी उद्योग को भी शामिल किया गया है और निजी उद्योग को भी शामिल किया गया है, जो एक कुशल कार्यबल विकसित करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, युवाओं में बेरोजगारी को दूर करना, उसके कौशल को विकास करने के प्रति जो है, इसके अलावे नए नए रोजगार के अवसर
को उपलब्ध कराना, ये जो महाराष्ट्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है युवाओं के प्रति, इसको रेखांकित करता है, इसको प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना, इसके अलावा युवाओं में रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, किस संस्था ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में उभारने की योजना का अनावरण किया है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संस्था है, उस संस्था का नाम बताना है जिसने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में, भारत को शतरंज में महाशक्ति के रूप में उभारने की योजना का अनावरण किया है। आपके पास विकल्प है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। तो आप लोग को बताना है कि किस संस्था ने भारत को शतरंज के क्षेत्र में, है ना, शतरंज के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभारने की योजना का अनावरण किया है, योजना की शुरुआत की है। आपके पास विकल्प आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी मद्रास और आईटी दिल्ली है। सही आंसर होगा इसका आईटी मद्रास। ठीक है, आईटी मद्रास के द्वारा जो है भारत को शतरंज के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभारने की योजना का अनावरण किया गया है। तो सही आंसर इसका होगा आईआईटी मद्रास। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आईआईटी मद्रास ने अपनी CESSA खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र पहल के माध्यम से नई दिल्ली में स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में एक रणनीति प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य शतरंज में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इस योजना में प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाने, धोखाधड़ी का पता लगाने और जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और AI का उपयोग करना शामिल है। यह पहल खेल की विकास में विशेष रूप से शतरंज जैसे प्रतिस्पर्धी खेलों के रणनीतिक पहलुओं को बढ़ाने में तथा तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करने के लिए आईआईटी मद्रास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो याद रखिएगा, भारत को शतरंज के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा एक योजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो इसको कर पाइएगा। चलिए तीसरा सवाल, आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहता है, इसको देखिए। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज को पहली किस्त के रूप में कितनी सहायता जारी की है? आपको बताना है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को पहली किस्त के रूप में कितनी सहायता राशि जारी की है। आपके पास विकल्प है 2.5 बिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर और 3 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 2.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को पहली किस्त 2.5 मिलियन के रूप में जारी किया गया है। ठीक है, तो 2.5 मिलियन की सहायता राशि जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखें क्या बातें इसमें की गई है। देखिए, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए अपने वार्षिक योगदान 5 मिलियन की पहली किस्त के रूप में 2.5 मिलियन जारी किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 मिलियन देना है, 5 मिलियन डॉलर, जिसमें 2.5 मिलियन जो है वो भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत और सामाजिक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो 5 मिलियन डॉलर देना है फिलिस्तीन शरणार्थियों की, उसकी पहली किस्त जो है 2.5 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो फंड दिया जा रहा है, ये जो
उनको सहायता किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। भारत UNRWA के मुख्य कार्यक्रमों का लगातार समर्थन करता रहा है। भारत की जहां तक बात करें, यूनाइटेड नेशन का कोई भी कार्यक्रम हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना के साथ साथ कोई भी कार्यक्रम हो, वो उसमें बढ़ चढ़कर भारत हिस्सा लेता है। तो लगातार यूएनओ का जो कार्यक्रम होता है, यूनाइटेड नेशन का जो भी कार्यक्रम होता है, उसका लगातार भारत जो है समर्थन करता है। इसके अलावा विश्व में शांति स्थापित करने, इसके अलावा युद्ध के विराम लगाने में भारत लगातार जो है पूरे वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और लगातार यह प्रयत्न रहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो। और भारत का अपना विदेश नीति भी है कि जब तक कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, और यदि कोई आक्रमण करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये याद रखिएगा, भारत की विदेश नीति यही है, जो चल रहे संघर्षों के बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो नए नए जो भी कार्यक्रम यूएनओ के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और ये भी जो सहायता भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ये भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, इसके अलावा फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए ये जो राशि प्रदान की गई है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस देश ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका खिताब जीता है? आपको बताना है कि लगातार दूसरी बार किस देश के द्वारा जो है कोपा अमेरिका खिताब जीता गया है। आपके पास विकल्प है ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया और उरुग्वे। तो सही आंसर है अर्जेंटीना, ठीक है, सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार अमेरिका कोपा का खिताब जीता है, ठीक है, कोपा अमेरिका का खिताब दूसरी बार लगातार अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को रोमांचक मैच में 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियन जीती। 112वें मिनट में लाटोरो मार्टिनेज ने निर्णायक गोल किया। देखिए गोल किनके द्वारा किया गया था, तो लाटोरो मार्टिनेज के द्वारा गोल किया गया था। अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित हुई जिससे, ठीक है, तो लाटोरो मार्टिनेज ने निर्णायक गोल किया, इससे जो है अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित हुई है। हालांकि खेल के दौरान लियोनेल मेसी जो है चोटिल हो गए थे। आपको पता है फुटबॉल के क्षेत्र में लियोन मेसी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, वो अर्जेंटीना के तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और वो इस खेल में जो है चोटिल हो गए थे, लेकिन चोटिल होने के बावजूद जो है अर्जेंटीना ये खिताब जीत चुका है, ठीक है। यह जीत अर्जेंटीना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है, यह जीत जो है अर्जेंटीना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और लगातार जो है अर्जेंटीना कोपा अमेरिका खिताब जीत चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल देखते हैं। चलिए, ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास भोपाल का कैदी के लेखक कौन है? आपको बताना है कि ऐतिहासिक उपन्यास भोपाल का कैदी के लेखक कौन है। आपके पास विकल्प है मार्क ब्राउन, सारा जोन्स, टिम बाकर और एमिली क्लार्क। तो इसका सही आंसर होगा टिम बाकर, ठीक है, सही आंसर है टिम बाकर। तो याद रखिएगा भोपाल का कैदी के लेखक टिम बाकर है, ठीक है, टिम बाकर। भोपाल के कैदी नामक उपन्यास के लेखक जो है टिम बाकर हैं। चलिए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। टिम बाकर एक पुरस्कार विजेता डिजाइनर से लेखक बने हैं, ठीक है। ये पहले जो है पुरस्कार विजेता डिजाइनर से, पहले डिजाइनर थे, बाद में वो लेखक बने, ठीक है। और हाल ही में युवा पाठकों के लिए एक ऐतिहासिक उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल प्रकाशित किया है। यह पुस्तक भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिखी गई है, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1984 ईस्वी में 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी आया था, ठीक है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है, जिसमें लगभग 3000 के लगभग जो लोग हैं वो इससे
प्रभावित हुए थे, जिससे मतलब इन 3000 के लगभग लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे कि आपसे पूछा जाएगा यदि कि प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा टिम वॉकर है। और ये जो है भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिखी गई है, जिसमें वॉकर एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में एक उपन्यासकार बनने के सफर को दर्शाया गया। इसमें वॉकर जो है एक ग्राफिक डिजाइनर है, बाद में वो उपन्यासकार बनते हैं, इसके बारे में बताया गया है, इनके सफर को दर्शाया गया है। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखिए, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट, ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात में मिथाइल आइसोसेनेट, ठीक है, के रिसाव के कारण तत्काल 2660 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए थे। एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में, रासायनिक त्रासदी बोल सकते हैं, ठीक है, रासायनिक त्रासदी के रूप में भोपाल गैस त्रासदी को याद रखा जाता है। लगभग 5000 से ज्यादा बोला जाता है कि लोग इससे प्रभावित थे, लेकिन 2660 निर्दोष लोग की मौत हो गई। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोग शारीरिक रूप से भी विकलांग हो गए थे। चलिए आगे हम लोग देखें अगला सवाल। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा किस तारीख को अपनाया गया? आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था या किस तारीख को अपनाया गया था। आपके पास विकल्प है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जून और 22 जुलाई। तो बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को अपनाया गया था? सही आंसर है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई को भारतीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को देश की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और उससे पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आज 2 अगस्त है, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आने वाला है हमारे राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, जिस समय हम लोग परतंत्र की बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र हुए थे और आज विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत उभरा है। ठीक है, चलिए इस दिन को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है। ठीक है, तो यह दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, कई नेताओं ने अपना बलिदान दिया है और काफ़ी संघर्षों के पश्चात, काफ़ी बलिदानों के पास हमें यह स्वतंत्रता मिली है। तो यह जो है राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी गई थी, अपनाया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? आइए, किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? आपको बताना है कि दुनिया की पहली हाई स्पीड, ठीक है, पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? आपके पास विकल्प है जापान, चीन, फ्रांस और जर्मनी। तो याद रखिएगा चीन। ठीक है, इसका सही आंसर है चीन। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। ठीक है, चीन के द्वारा है दुनिया की पहली कार्बन हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है। आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन शुरू की, जिसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए 87 मील प्रति घंटे की गति
तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो परंपरागत ट्रेनें हैं, स्टील ट्रेनें हैं, उसकी तुलना में 7% कम ऊर्जा का खपत होगा। इसके अलावे इसकी जो स्पीड है वो 47 मील प्रति घंटे की है। ठीक है, यह हाई स्पीड रेल तकनीक में चीन के नेतृत्व को उजागर करता है कि किस प्रकार से चीन जो है रेल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसको यह रेखांकित करता है, इसको यह उजागर करता है, जो 22,000 मील या 35,000 किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए दुनिया भर में सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क वाले देश के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तो याद रखिएगा, दुनिया भर में सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क के रूप में चाइना जाना जाता है और इसके साथ जो है ये अपने आप को मजबूती प्रदान करता है। यह कदम रेल क्षेत्र में परिवहन प्रौद्योगिकी और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए चीन की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये जो हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई, यह बताता है कि किस प्रकार से जो चीन है वो अपने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रहा है और रेल के क्षेत्र में जो है वो नया नया आविष्कार कर रहा है। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत चाइना के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन थे। तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन थे। आपके पास विकल्प है महेश भूपति और रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा और रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, और सोमदेव बर्मन और यूकी भांबरी। तो इसका सही आंसर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष थे। ठीक है, चलिए आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बनकर इतिहास रच दिया है। यह प्रवेश न केवल उनके उल्लेखनीय व्यक्तिगत कैरियर और टेनिस में योगदान का सम्मान करता है, बल्कि एशियाई महाद्वीप में खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी दर्शाता है। न्यूपोर्ट यूएसए में आयोजित समारोह में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और उन्हें टेनिस इतिहास की सबसे महान हस्तियों में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बनकर इतिहास रचा है और टेनिस इतिहास की सबसे महान हस्तियों में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन, आइए। 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास विकल्प है मोनोलो मार्केज, सर्जियो लोबेरा, अल्बर्ट रोक्का और इल्को शटोरी। तो सही आंसर है मनोलो मार्केज को 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच जो है मनोलो मार्केज को बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत और विदेशों में व्यापक कोचिंग अनुभव करने वाले स्पेन के मार्केज, ये भी ध्यान रखना है आपको कि मार्केज कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं और पहले हैदराबाद AFC को IFSL चैंपियन बनाया है और AFC गोवा को महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाई है। तो याद रखिएगा, मनोलो मार्केज को फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है और ये जो है स्पेन के हैं। ठीक है, मार्केज जो है वो स्पेन के हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो यह सुनिश्चित किया है कि सीबीआई को जांच, ठीक है, सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ, ठीक है, सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए उस राज्य की सहमति अति आवश्यक है। आपके पास विकल्प है पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि सीबीआई को राज्य के अधिकारियों की जांच के लिए, राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से लिखित सहमति आवश्यक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। मध्य प्रदेश ने अनिवार्य कर दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से लिखित सहमति लेनी होगी। यह एक व्यापक कदम है। इस निर्णय का उद्देश्य केंद्रीय जांच एजेंसियों पर अधिक राज्य नियंत्रण स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई जो है उस पर राज्य का भी नियंत्रण बना रहे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने यह अनिवार्य कर दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी सीबीआई यदि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी यदि मुद्दा बनता है, उसके खिलाफ यदि कोई जांच शुरू कर रहे हैं तो उनको राज्य से लिखित सहमति लेना अति आवश्यक है। इससे क्या होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर राज्य का भी नियंत्रण रहेगा और यह भारत में संघीय शासन की विकसित होती गतिशीलता को दर्शाता है, ठीक है। और यह जो है भारत में संघीय शासन की विकसित होती गतिशीलता को दर्शाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संघीय शासन की जहां तक बात करें, इसमें दो स्तर की सरकार होती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन राज्यों को भी कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। और अधिकारों का जो बंटवारा है 3 सूची के माध्यम से किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती है। लेकिन विवाद की स्थिति जब होगा तो केंद्र वाला जो है वो ज़्यादा मान्य होगा, ठीक है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम अभी वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है क्योंकि जब अभी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कोई भी ऑनलाइन व्यवस्थाएं नहीं तो साइबर क्राइम को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 11, किस राज्य ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सहायता देने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्त योजना शुरू की है? तो आपको बताना है किस राज्य ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सहायता देने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्त योजना शुरू की है। आपके पास विकल्प है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है किस राज्य ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सहायता देने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना शुरू की है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के द्वारा सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सहायता देने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की गई है। चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए सेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के अर्हता प्राप्त करने के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है मुख्य परीक्षा के अर्हता यानी जो पीटी पास कर जाएंगे उनके लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की गई है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है, SCCL, याद रखिएगा, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसके लिए वित्त पोषण कौन करता है? तो SCCL, ठीक है, SCCL। यह योजना सालाना लगभग 400 उम्मीदवार को लक्षित करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साल में 400 लोगों को लक्षित किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो भी मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे यानी पीटी पास करेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स जो पास करेंगे उनको 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो 4 लाख से कम पारिवारिक आय वाले ST, SC, OBC महिलाओं और EWS पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि किनको दिया जाएगा, है ना। 1 लाख दिया जाएगा जो भी पीटी पास करेंगे, तो किन लोगों को दिया जाएगा? तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा वैसे व्यक्ति हैं जो 4 लाख से कम आय वाले हैं, ठीक है, 4 लाख से कम आय वाले हैं और ST, SC, OBC, ठीक है,
और इसके अलावा महिलाओं को भी, और EWS में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग हैं उनको यह जो है अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, यह जो सहायता है ST SC OBC महिलाओं और EWS श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी PT पास करेंगे तेलंगाना में, तो तेलंगाना सरकार जो है मुख्य परीक्षा की अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी टाटा के सहयोग से 2026 तक भारत का पहला H125 है ना, H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी में है? तो आपको बताना है कि कौन सा कंपनी है या कौन सी कंपनी है जो टाटा के साथ सहयोग करेगी। ठीक है, और टाटा के सहयोग से 2026 तक भारत का पहला H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी में है। आपके पास विकल्प है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस और बेल फ्लाइट। तो सही आंसर है एयरबस। एयरबस और टाटा के सहयोग से जो है, याद रखिएगा, 2026 तक भारत का पहला H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी है। चलिए आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए, एयरबस टाटा के साथ मिलकर एयरबस टाटा के साथ मिलकर 2026 तक भारत का पहला H125 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए, लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआती उत्पादन क्षमता 10 यूनिट प्रति वर्ष होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये टाटा और एयरबस के द्वारा जो हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, इसमें शुरुआती जो क्षमता है तो 10 यूनिट यानी 10 हेलीकॉप्टर प्रत्येक वर्ष निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता यही रहेगी। यह साझेदारी भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और आत्मनिर्भर भारत की ही पहल है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। एयरबस नियामक चुनौतियों के बावजूद भारतीय एरोस्पेस बाजार में निवेश कर रहा है और भारत को वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भविष्य के नेता के रूप में देखता है, जिसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। यह उद्यम भारत के एरोस्पेस उद्योग को आगे बढ़ाने और रक्षा और विमानन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा, भारत को एरोस्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इसके अलावा विमानन के क्षेत्र में, रक्षा और विमानन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और इसमें इसका जो उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि भारत जो है कई देशों को हल्के लड़ाकू विमान का भी क्या कर रहा है, तो निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का भी भारत लगातार जो है निर्यात कर रहा है। तो इस प्रकार से अब जब हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा 2026 तक, ऐसा बात किया जा रहा है कि एयरबस और टाटा के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर का जब निर्माण किया जाएगा तो इसको भी भारत जो है निर्यात करेगा, और इससे काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा और घरेलू विनिर्माण क्षमता से इससे वृद्धि होगी। इसके अलावा भारत जो है विमानन के क्षेत्र में या एयर स्पेस के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में जो है, जो दूसरे देशों पर निर्भर कर रहा है, हेलीकॉप्टर को मंगाता है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु सेना कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? आपके पास विकल्प है कैप्टन नंदिता केसी, कैप्टन सुप्रीथा सिटी, कैप्टन आयशा आर के और कैप्टन मीरा SD। तो सही आंसर है कैप्टन सुप्रीथा सिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कैप्टन सुप्रीथा सिटी है। चलिए इसको डिटेल में देखें।
कैप्टन सुप्रीथा सिटी ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रच दिया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इनकी व्यक्तिगत वीरता और भारतीय सेना में अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के प्रति प्रगतिशील एकीकरण को प्रदर्शित करती है। ऐसे चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक स्थान पर उनकी तैनाती उनके असाधारण समर्पण और क्षमताओं को रेखांकित करती है। तो याद रखिएगा, कैप्टन सुप्रीथा सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली जो आर्मी एयरबेस डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया है और ये इतिहास रच दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके पास विकल्प है 22 जुलाई, 15 अगस्त, 10 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो सही आंसर है 22 जुलाई। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस हर साल 22 जुलाई को आम के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो अपने बेहतरीन स्वाद और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आम के सांस्कृतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 1987 में भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इस तिथि को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आम दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, यह वार्षिक उत्सव आमों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है, जो 5000 से अधिक वर्षों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो बोला जा रहा है आम जो है 5000 से अधिक वर्षों से भारतीय संस्कृति का अंग रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1987 में जो है भारतीय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा आम दिवस प्रत्येक साल मनाया जा रहा है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चराई देव मैदान का घर, ठीक है, कौन सा राज्य चराई देव मैदान का घर जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया था। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जो है चराई देव मैदान का घर है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया था? आपके पास विकल्प है मणिपुर, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है असम। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर असम होगा। असम सरकार के द्वारा जो है चराई देव मैदान का घर, जिसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। असम में स्थित चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य सूची में पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल बनना है। ठीक है, और ये जो है इस सूची में पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल बनेगा, ये याद रखेगा। अहोम राजाओं और कुलीनों के लिए बनाए गए प्राचीन दफन टीले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था? तो अहोम राजाओं और कुलीनों के लिए। ठीक है, अहोम राजाओं और कुलीनों के लिए बनाया गया प्राचीन दफन टीला है। ठीक है, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित नामांकन असम की समृद्ध विरासत को उजागर करता है और अहोम समुदाय की अनूठी प्रथाओं और परंपराओं को मान्यता देने का प्रयास करता है, जो वैश्विक स्तर पर असमिया संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो जो असमिया संस्कृति है उसको बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम ऐसा माना जा रहा है, और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया है, और असम की समृद्ध विरासत को यह उजागर करता है। ठीक है, इसके अलावा असमिया संस्कृति को संरक्षण करने, उसको बढ़ावा देने के तरफ यह प्रधानमंत्री का एक कदम मान सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मेघालय द्वारा लॉन्च किए गए राज्य को स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपको बताना है हाल ही में मेघालय द्वारा लॉन्च किया गया राज्य के स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके पास विकल्प है नमस्ते मेघालय, स्पेस, किरण OTT, नमस्ते शिलोंग। तो सही आंसर है नमस्ते मेघालय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नमस्ते मेघालय। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त होगा? तो आपको बताना है पेरिस में 142वें ओसीसी सत्र में आईओसी, ठीक है, आईओसी सत्र में आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त होगा? ऑप्शन है आपके पास अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम और सुशील कुमार। तो सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है, सही आंसर इसका है अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे हम लोग, और अभिनव बिंद्रा जो है इस समय भावुक भी हो गए थे। चलिए देखिए, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा रहा है। ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार बिंद्रा को 10 अगस्त 2024 को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतने में बिंद्रा की उपलब्धि और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में उनका निरंतर योगदान खेलों पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनको जो है आईओसी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब मिला है इनको सम्मान? तो याद रखिएगा 10 अगस्त को, है ना, 10 अगस्त 2024 को पेरिस में जो ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं, लगातार न्यूज आ रहा है कि ओलंपिक में भारत भी मेडल लगातार जीत रहा है। मनु जी जो है पहला मेडल जीती थी, इसके अलावा 3 नाम और जुड़ चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें 5 रिंग दिखाया गया है, 5 रिंग क्या बतलाता है? तो याद रखिएगा 5 रिंग जो है ये 5 महाद्वीपों को दिखलाता है। ठीक है, 5 रिंग जो है इसमें वो 5 महाद्वीपों को बतलाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। आपके पास विकल्प है 23 जुलाई, 23 जून, 15 जुलाई, 23 अगस्त। तो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 23 जुलाई। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष 23 जुलाई को देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना के साथ हुई थी। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है 1927 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन को क्या है, भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1927 को। इसके अलावा भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1927 को। यह दिन भारत के विकास में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसमें शैक्षिक पहुंच, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता शामिल है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि जो मैथिली ठाकुर हैं, मैथिली ठाकुर के द्वारा जो भी लोकगीत गाया गया है उसके लिए जो है 99 साल तक, ठीक है, 99 साल याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर के द्वारा जो भी लोकगीत गाया गया है, ठीक है, उसको 99 साल का अनुबंध किया गया है। किसके द्वारा? 99 साल का अनुबंध किया गया है आकाशवाणी के द्वारा। ठीक है, आकाशवाणी के द्वारा, और प्रसारण के माध्यम से ये जो है 99 साल तक इनका जो गायन किया गया है उसका अनुबंध किया गया है और लगातार प्रसारण होगा। तो ये यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए, और ये जो मैथिली ठाकुर हैं वो 23 साल की हैं। ठीक है, मैथिली ठाकुर 23 साल की हैं, 23 साल, 2000 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2000 में इनका जन्म हुआ है, ये 23 साल की हैं और ऐसा कारनामा करने वाली जो है पहली व्यक्ति बन चुकी हैं। किसी के साथ 99 साल का अनुबंध जो है आकाशवाणी के द्वारा नहीं किया गया कि उनका जो लोक गायन है उनको प्रसारित किया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो मैथिली ठाकुर हैं आकाशवाणी के द्वारा अनुबंध किया गया कि 99 साल तक उनके द्वारा गायन किया गया जो भी गीत हैं, जो भी लोकगीत हैं, उसका प्रसारण किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट था जो आपको हम बता दिए। आइए 19वें नंबर क्वेश्चन, यदि आप बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है पूछ दिया जाए।
क्योंकि बीपीएससी ट्री भी आप लोग देते रहते हैं ना, बीपीएससी भी देते रहते हैं, इसके अलावे स्टेट भी आप लोग देते हैं, है ना, तो वहाँ भी ये काम आ जाएगा। करेंट अफेयर्स तो सभी जगह पे काम आता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पीआर श्रीजेश किस खेल में प्रमुख खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करेंगे कौन? पीआर श्रीजेश किस खेल में प्रमुख खिलाड़ी हैं? आपके पास विकल्प है तैराकी, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। तो याद रखिएगा सही आंसर है हॉकी। ठीक है, पीआर श्रीजेश जो है हॉकी खेल से संबंध रखते हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद ये संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, आगे इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। पीआर श्रीजेश हॉकी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारतीय हॉकी गोलकीपर के रूप में उनका करियर शानदार रहा है। उन्होंने टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें टोक्यो 2021 ओलंपिक में कांस्य पदक भी शामिल है। श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनके नेतृत्व में भारत हॉकी के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो श्रीजेश जो है 2024, ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद ये संन्यास ले लेंगे और ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी के गोलकीपर रहे हैं। ठीक है, और इनको हॉकी से संबंधित कई पुरस्कार भी मिला है, जिसमें प्रेम पद्मश्री के साथ साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है और इनके नेतृत्व में जो है हॉकी का पुनरुत्थान भारत में किया गया। ठीक है, चलिए, या ये बोल सकते हैं कि हॉकी के पुनरुत्थान में यानी बढ़ावा देने में, पुनः से विकसित करने में श्रीजेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं हर दिन। जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता, जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास विकल्प है मनसुख मंडाविया और अनिल कुमार, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट, सुमन बेरी और धर्मेंद्र प्रधान, और शेरिफ सदाल्लाह और डेरेन टैंग। तो जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक के लेखक आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट हैं। ठीक है, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट हैं। और आगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में करके आज के सेशन को अंत करेंगे। तो पुस्तक जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट द्वारा लिखी गई है। यह जमशेदजी टाटा के उद्यमशीलता सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिनके विजन ने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाइटन और तनिष्क जैसे सफल ब्रांडों का निर्माण किया। लेखक जमशेदजी टाटा की कहानी को जीवंत करते हैं, उनकी अग्रणी भावना, मानवता और टाटा संगठन के भीतर उनके द्वारा स्थापित किए गए अस्थायी मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को।